पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बांग्लादेश टूर के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा टीम मैनेजमेंट को भी बिल्कुल बदल दिया गया है। फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रांड सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा उमर गुल को बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है एंड असद शफीक को बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है। अब इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद पाकिस्तान ने आज अपनी टेस्ट टीम को भी स्क्वाड को अनाउंस किया है 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए। जी, ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होगी। पाकिस्तान का टेस्ट जो सीजन है वो स्टार्ट हो गया है। अब पीएसएल के बिल्कुल फौरन बाद 5 मई को ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तान टीम, कुछ तो प्लेयर्स उससे पहले ही चले जाएंगे, कुछ प्लेयर्स जो पीएसएल फाइनल में होंगे उसके बाद बांग्लादेश ट्रेवल करेंगे और 8 मई से पहला टेस्ट शुरू होगा शेर बंगला स्टेडियम ढाका में एंड दूसरा टेस्ट मैच होगा सिलेट में। सो उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलेगी, वनडे सीरीज। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जाएगी टेस्ट सीरीज खेलने एंड वहीं से ही पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए जाएगी जहां पे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। सो जो लोग शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं खेल रहा, सो अभी पाकिस्तान के बैक टू बैक तकरीबन 7 टेस्ट मैचेस हैं। 2 आपके बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं, देन 2 आपके वेस्ट इंडीज में हैं एंड 3 आपके इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। सो टेस्ट सीजन अब वापस आ रहा है और पाकिस्तान ने अपनी पूरी मैनेजमेंट को चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे समझ नहीं आती कि ये रेड बॉल क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। मतलब हमेशा एक वो मतलब खाना पूरी करते हैं, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स करते हैं। अब सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल का हेड कोच बनाया गया है, उमर गुल को बॉलिंग कोच एंड असद शफीक को बैटिंग कोच। इस सीरीज से पहले अजहर महमूद को हेड कोच बनाया गया था, उससे पहले आकिब जावेद हेड कोच थे रेड बॉल में, उससे पहले जैसन गिलेस्पी हेड कोच थे, ठीक है ना। उससे पहले मोहम्मद हफीज आपके टीम डायरेक्टर थे, उससे पहले आप जाएं तो ब्रैडबर्न थे, उससे पहले मिकी आर्थर का कुछ टाइम था, सकलैन मुश्ताक। मतलब आप रेड बॉल में बिल्कुल किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं देख रहे, बस एक ही कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, वो है आपके कैप्टन शान मसूद, जो फेल्योर पे फेल्योर दिलाते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार के आए, यहाँ पे इंग्लैंड से हारे, बांग्लादेश से 2-0 हारे, वेस्ट इंडीज जैसी टीम से टेस्ट मैच हार गए, इस साइकिल में आप साउथ अफ्रीका से हार गए। मतलब वो इतनी बड़ी पर्ची हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम आते हैं, मैं बात करूंगा टीम मैनेजमेंट पर। देखिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच सरफराज अहमद को बनाना है, इसकी 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत लोग इस डिसीजन की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, सरफराज अहमद बहुत ही एक शानदार इंसान है, बहुत ही ईमानदार इंसान है और पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रांड्स उनको अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब बहुत ही कमाल कप्तान रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और ग्रास रूट से, मतलब सारी जिंदगी डोमेस्टिक खेले हैं, पाकिस्तान की कप्तानी की है, अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 के या व्हाइट बॉल के सक्सेसफुल तरीन कप्तान है। लेकिन कोचिंग एक साइंस है, अगर कोचिंग यही है कि आप रिटायर हो एंड कोच बन जाएं तो फिर दुनिया में ये एक साइंस नहीं होती। देखिए, सरफराज अहमद ने अभी तक कौन सा कोचिंग कोर्स कर दिया और कहां पे कोचिंग कर ली है कि आपने उनको डायरेक्ट रिटायरमेंट, वो उन्होंने रिटायरमेंट दिए एंड अब वो डायरेक्ट पहले सिलेक्टर बने और अब पाकिस्तान के हेड कोच भी बन गए। अगर यही होता तो फिर दुनिया में लेवल 1 कोचिंग कोर्स, लेवल 2 कोचिंग कोर्स, लेवल 3 कोचिंग कोर्स और लेवल 4 कोचिंग कोर्स दुनिया के कोचेस क्यों करते। उसके बाद मुझे ये असद शफीक का भी समझ नहीं आया। अब वो रिटायर हुए, उसके बाद वो हमेशा पीसीबी से के साथ लिंक्ड हैं, कभी वो सिलेक्टर होते हैं, कभी वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सर्व कर रहे होते हैं और अब वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी बन गए। अब वो सिलेक्टर भी हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी हैं। सरफराज अहमद भी सिलेक्टर भी हैं, पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच भी हैं। आप मिसबाह उल हक को देखें, वो सिलेक्टर भी हैं, पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच भी हैं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दुनिया में ये कहीं नहीं हो सकता। इंडिया में जो आईपीएल में जो प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स, जो सॉरी उनके फॉर्मर प्लेयर्स सर्व करते हैं, वो बीसीसीआई का हिस्सा हो ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में अजीब ही माहौल बनाया हुआ है। अब पहले आपको अजहर महमूद को लेके आए, अब आप सरफराज अहमद को लेके आए। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो रेड बॉल टीम की जो डूबती हुई कश्ती है वो सरफराज, असद शफीक और उमर गुल बचाएंगे। यहाँ पे उमर गुल एक्सेप्शन हो सकते हैं क्योंकि उमर गुल ने कोचिंग कोर्स भी किए हुए हैं एंड उमर गुल ने नीचे कोचिंग में सर्व भी किया हुआ है। इवन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी बॉलिंग कोच रहे हुए हैं। जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर बने थे 2023 के एंड में, तो उमर गुल ने
कोचिंग की थी। चले आपने सरफराज को, असद शफीक को, उमर गुल को रेड बॉल टीम के कोचेज अपॉइंट कर भी दिया है, लेकिन कहीं भी पीसीबी की प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा हुआ कि ये कितने अरसे के लिए, क्या ये 2 साल के लिए कोच बने हैं या इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल तक ये रहेंगे, मतलब कुछ पता नहीं है। मतलब एम्बिग्यूअस डिसीजंस की भी एक हद होती है। दुनिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए इंग्लैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये 5-5, 4-4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं। एक तो आप के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में आप टेस्ट मैचेस इतने खेलते नहीं है, मतलब आप 2 टेस्ट मैचेस खेलते हैं फिर 6 महीने का गैप आ जाता है, तो इससे तो आपकी तैयारी होती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करता ही नहीं है, और आप एक खानापुरी के हिसाब से कभी किसी को कोच बना दें, कभी किसी को कोच बना दें, बस ऐसे ही टाइम चलता रहेगा। इस तरह से तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकते। वेल, अब हम आते हैं टीम पे के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है उस पर हम बात करते हैं। और लेकिन शान मसूद कैप्टन, अब शान मसूद 3 साल से कैप्टन है पाकिस्तान टीम रेड बॉल टीम के, मुझे समझ नहीं आ रहा और कितने चांसेस देने। कहते हैं ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, इसलिए इनको कैप्टन बना दें। बहुत बड़े बैट्समैन की टेस्ट क्रिकेट की एवरेज 29 से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। कहां पे भाई बड़ी बैटिंग की उन्होंने, मतलब क्या ये सौरव गंगुली हो गए या स्टेफन फ्लेमिंग है, ये हैं कौन? मतलब कब इनकी पाकिस्तान से जान छूटेगी? मतलब, और दूसरी बात कि जब से कैप्टन बने हैं अब नंबर 3 पर बैटिंग करना शुरू हो गए हैं। ये भी एक सेल्फिश इनका है, ताकि नया बॉल इनको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नया बॉल अगर ये फेस करेंगे तो इनकी 29 की एवरेज भी नहीं रह पाएगी। वेल, आगे चलते हैं। शान मसूद कैप्टन है, उसके बाद अब्दुल्ला फजल हैं। अब्दुल्ला फजल ने इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा रन किए हैं और काफी कमाल उन्होंने बैटिंग की है, टेक्निकली काफी साउंड है। और ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल से टेस्ट मैच हों या वनडे क्रिकेट हो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो उनको शामिल किया गया है। उसके बाद अमाद बट को लेके आए। अब अमाद बट, मतलब ये कहाँ गुमनामियों से वापस आ गए हैं अमाद बट। ये 4-5-6 साल पहले पाकिस्तान के सर्किट में होते थे, इवन पाकिस्तान के लिए कंसिडर होते थे। आमिर जमाल जो 2023 या 24 की जो ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज थी, उसमें सबसे अगर कोई बड़ा पॉजिटिव था वो आमिर जमाल थे। आपको एक ऐसा लगा कि आपको रेड बॉल के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑलराउंडर मिला है। उस सीरीज में आमिर जमाल ने 3 टेस्ट मैचेस में 18 विकेट्स ली थी। इवन उनके आप बैटिंग एवरेज देखें वो भी कमाल थी, मतलब जहां पे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे, वहां उन्होंने 250 लगाए थे। 80 ऑड रन की एक इनिंग थी, एक 91 रन की इनिंग थी। सो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड अब अपने इसी साल में इंग्लैंड का टूर करना है तो आप अपने बेस्ट ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं या आप गुमनामी से किसी को लेकर आए? जी देखें, नथिंग अगेंस्ट अमाद बट, उन्होंने इस सीजन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक रीजनेबल परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप आगे की तरफ सोचते हैं। आपने एक प्लेयर को डेवलप कर दिया था तो आप उसको निकाल के अब दूसरा ला रहे हैं, फिर पहले को निकाल के दूसरा लाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई टीम से ड्रॉप क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता, कोई टीम में आ क्यों रहा है ये भी नहीं पता। उसके बाद हम बात करें अजान अवैस की। अजान अवैस भी इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत ही अच्छे ऑलमोस्ट 1300 रन किए हैं और वो ओपनर हैं और प्रोबेबली वो इमाम उल हक के साथ आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब्दुल्ला फजल या अजान अवैस में से किसी एक का दो डेब्यू होना है। उसके बाद बाबर आजम है। ऑब्वियसली बाबर आजम रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के किसी भी फॉर्मेट में, और टेस्ट टीम में तो बिलखुसूस उनको होना चाहिए और राइटली वो हैं। उसके बाद हसन अली हैं, और हसन अली का भी रेड बॉल टीम में कमबैक हुआ है। एंड ये फैसला भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेड बॉल में जो फास्ट बॉलिंग है वो एक्सपीरियंस लैक कर रही है, और वो बॉलर लैक कर रही है जो लंबे लंबे स्पेल्स कर सके। और हसन अली ने पीएसएल में या ओवरऑल जहां भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, सो उनका रेड बॉल टीम में आना खुशाइंद है। उसके बाद इमामुल हक भी डिजर्व करते हैं इस टीम में। उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट साउथ अफ्रीका के सीरीज में भी उनका कमबैक हुआ तो वहां भी उन्होंने रन्स बनाए। काउंटी क्रिकेट खेलने गए, वहां पे लिस्ट ए क्रिकेट खेली तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। खुरम शहजाद भी एक वैल्यूएबल एडिशन है, नए बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनकी सीम भी है, स्विंग भी है, मतलब एक मंजे हुए रेड बॉल के बॉलर हैं। उसके बाद मोहम्मद अब्बास को शामिल किया गया। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि बांग्लादेश की कंडीशंस में मोहम्मद अब्बास, जिनको ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की मैनेजमेंट ने भी ये एक टैग लगा दिया है कि इनकी पेस 120, 122, 124 होती है, सो ये हमें इंग्लैंड या
न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की जो स्विमिंग कंडीशन होती है, जहां ओवरहेड कंडीशंस होती हैं, जहां विंडी कंडीशंस होती हैं, वहां हमें ज्यादा सूदमंद लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश में कैसे ये डिलीवर कर पाएंगे? आई थिंक पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये प्रीएम्प्ट कर रही है कि बांग्लादेश वहां पे हमें स्विमिंग ट्रैक देगा और ग्रीन ट्रैक देगा, ताकि वो नहीद राना और ये शौरफुल इस्लाम वगैरह को यूटिलाइज कर सके। और लास्ट टाइम भी जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 सीरीज हराई थी रावलपिंडी में, तो भी स्विमिंग ट्रैक थे, इसलिए बांग्लादेश जीत गई थी। तो शायद इसलिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर एंड एक बॉलिंग ऑलराउंडर रखा है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद जो सेकंड विकेट कीपर है वो है मोहम्मद गाजी गोरी। जितनी इनकी सिलेक्शन मुतनाज़ा है, शायद इस स्क्वाड में किसी की भी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद गाजी गोरी रोहेल नजीर से और साद बेग से और हसीबुल्लाह खान से पहले कैसे खेल लेते हैं। अब रोहेल नजीर 2020 से हमारे मोहम्मद रिजवान के बाद सेकंड विकेट कीपर के दौर पर कंसीडर होते हैं, और पाकिस्तान की जो इतने अरसे में जो कप्तान आए हैं, जो टीम मैनेजमेंट्स आई हैं, सिलेक्शन कमेटी आई हैं, वो बताती रही हैं कि मोहम्मद जो रोहेल नजीर हैं वो हमारे सेकंड विकेट कीपर हैं। इन केस अगर रिजवान इंजर्ड होते हैं, पहले दफा उन्होंने 2020 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर किया 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कोविड के दौरान, तब वो पहली दफा पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टूर्स किए, लेकिन वो 11 में जगह उनको नहीं मिली। अब आउट ऑफ नोवेयर गाजी गोरी को लेके आए। अब यहाँ पे रैशनल ये दिया जा रहा है कि गाजी गोरी का ये वाला डोमेस्टिक सीजन उन्होंने नंबर 2 पर टॉप किया है और उनके 600 ऑलमोस्ट रन हैं, 600 ऑड रन हैं। तो भाई रोहेल नजीर के भी 500 ऑड रन हैं। अगर आप ओवरऑल देखें फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, तो रोहेल नजीर के 700 हैं, गाजी गोरी के 300 हैं, और एक बंदा 6 साल से सर्किट में लगा हुआ है, उसको एक स्क्वाड में रहने का एक्सपीरियंस है। सो इट वाज हाई टाइम कि आप उनको चांस देते, और ना कि ऐसे नहीं कहीं बाहर से ही उठा के आते। जो पहले लाइन में लगा होता है उसका हक है। चले आपने रोहेल नजीर को नहीं खिलाना, अगर आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर किसी को लेना था तो इट हैज टू बी साद बेग। साद बेग के सीजन में 1000 रन हैं और उन्होंने टॉप किया है 1000 रन से, उनके डिसमिसल भी सबसे ज्यादा है, तो आपको साद बेग को लेना चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस की। गाजी गोरी जब वनडे की पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया बांग्लादेश के लिए, वहां भी उनकी सिलेक्शन मुतनाज़ा थी और आज भी उनकी सिलेक्शन बहुत मुतनाज़ा है। और ये सवाल देखें, आकिब जावेद की नीयत और आकिब जावेद का जो टैलेंट है, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो सिलेक्शन हो, उससे पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हूं कि सरफराज अहमद जैसा बंदा इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकता है। उसके बाद में नोमान अली एंड साजिद खान है, बिल्कुल बहुत क्रूशल हो गई इनकी दोनों की बॉलिंग बिलखुसूस बांग्लादेश कंडीशंस में। उसके बाद सलमान अली आगा हैं, जिनकी T20 में तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस या जगह इवन कैप्टनसी बहुत क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट में पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर हैं। और इवन मेरी नजर में तो सलमान अली आगा को टेस्ट या वनडे टीम का इवन दोनों का कैप्टन होना चाहिए। साउथ शकील की भी बिल्कुल जगह बनती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी जो कि T20 क्रिकेट में ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनकी पेस आप देखें 126, 128, 132, किस कोई दिन अच्छा आ जाए तो 135 पे भी चले जाते हैं। तो रेड बॉल में वो भी बांग्लादेश की कंडीशंस में, वो भी इस गर्मी में, वो किस तरह सरवाइव करेंगे आई डोंट नो। अब यहाँ पे मैं जो प्लेयर्स देखे एक्सक्लूड हुए हैं, मैं उन पे बात करना चाहूंगा। लास्ट सीरीज में पाकिस्तान ने 39 साल के 39 ईयर्स के आसिफ अफरीदी को सिलेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान ने कहा कि आप 39 साल के प्लेयर में से अब क्या निकालेंगे, अब उनका क्या फ्यूचर है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सिलेक्ट किया। एंड साउथ अफ्रीका की सीरीज में उन्होंने एक मैच में 9 आउट किए, एक इनिंग में 6 आउट किए, दूसरी इनिंग में 3 आउट किए, और उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला और 9 विकेट्स हैं उनकी, और उनको आउट ऑफ नोवेयर ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब आप सिर्फ इस स्क्वाड में 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, और आसिफ अफरीदी अगर होते तो आपको यू नेवर नो कि अगर बांग्लादेश में जो टिपिकल कंडीशंस, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, अगर वो आपको स्पिन पिचेस देते हैं तो आपका क्या होगा कि आप 2 स्पिनर्स के साथ ही सरवाइव कर सकेंगे? ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि अचानक से रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अबरार अहमद कहां चले गए। अबरार अहमद आपके बेस्ट स्पिनर हैं, और इस स्क्वाड में आप बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वहां पे अबरार अहमद का स्क्वाड में होना लाजमी था।
उसके बाद मैं अली उस्मान की बात करूंगा। इस साल इवन लास्ट ईयर वो 2 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप कर रहा है। इस साल भी ऑलमोस्ट उनके 70 से ज्यादा आउट हैं। वो पीटीवी से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और आई थिंक मुझे लग रहा है अगर वो स्वीगेस से खेल लेते तो सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि वो मिसबा का डिपार्टमेंट है और उनके प्लेयर्स तो इजीली टीम में आ भी जाते हैं। अब और क्या करना है उस बंदे ने, 2 साल से वो टॉप कर रहा है, जहां जाता है वो विकेट्स लेता है। और साजिद नोमान अली की आप एज देखें कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के वो हो गए हैं। साजिद खान की भी ऐसे ही एज ज्यादा है। तो आप कोई बैकअप स्पिनर तैयार तो करेंगे ना। आप अबरार अहमद को भी नहीं लेके जा रहे, आप आसिफ अफरीदी को भी नहीं लेके जा रहे, तो आपने ग्रूम करने के लिए अली उस्मान को लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं। उसके बाद में फास्ट बॉलिंग में बात करूं कि मतलब आप शाहिन शाह अफरीदी की जो फिटनेस है उससे अच्छा नहीं था कि आप प्रूवन जो आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में हो सकते थे, वो मीर हमजा को आप लेके जा सकते थे। और आप ठीक है, आपने परफॉर्मेंस को अब्दुल्ला फजल को आप लेके आए, आजान अवैस को लेके आए, लेकिन मोहम्मद हुरैरा जो 3 से 4 साल से टॉप करते आ रहे थे, आपने सिर्फ उनको 2 टेस्ट मैचेस दिए और 2 टेस्ट मैचेस में आपने जज कर दिया कि वो प्लेयर बुरा है। मतलब आप किसी को 3-3 4-4 साल एक बंदा डोमेस्टिक में टॉप कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में खिला के उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को राइटली ड्रॉप किया गया है। और विकेट कीपर्स की मैंने बात की कि रोहेल नजीर की जगह पर, सॉरी रोहेल नजीर होने चाहिए थे या साद बेग होने चाहिए थे मोहम्मद गाजी गोरी की जगह पर। अब इस स्क्वाड को देख के, और बांग्लादेश जैसी पिचेस बनाता है, या तो वो स्विमिंग पिचेस बनाता है तभी पाकिस्तान फंसेगा, अगर बांग्लादेश स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाता है तो भी इस स्क्वाड को देख के पाकिस्तान इन पिचेस पे फंस सकता है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान ये सीरीज इस स्क्वाड के साथ जीत जाए बांग्लादेश में। आप इस स्क्वाड के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, और या तो मैनेजमेंट के बारे में राय देना चाहते हैं कि सरफराज अहमद, असद शफीक और उमर गुल की मैनेजमेंट कैसी रहेगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।